नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआरजी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज से हम नई सीरीज शुरू करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिकल जेई से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हम टू द पॉइंट बात करेंगे। और ये जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट मैं करवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक बैटरी एंड एनालिसिस से। बैटरी एंड एनालिसिस स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस से ही हमारा बैटरी एंड एनालिसिस शुरू होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बैटरी को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल आपको पता ही है बैटरी तो सभी जगहों में घर घर में मौजूद है। इन्वर्टर बैटरी हो गई, मोबाइल बैटरी हो गई और खिलौनों में भी सब जगह में बैटरी काम आती है। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्पज से देखोगे तो सब स्टेशन में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो बैटरी से ही चलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या देखते हैं, एक सॉल्यूशन होता है और दो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। वो बैटरी के थ्रू और रेजिस्टेंस कनेक्ट करके और एक स्विच, बैटरी रेजिस्टेंस और स्विच कनेक्ट करके ये दो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। और इनका एक सिरा सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाफ पोर्शन इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, डुबाया हुआ है, और हाफ पोर्शन ऊपर है, ठीक है। याद रखना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड बोला जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड बोला जाता है। जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ये जो ये बनाया हुआ है ना, इसमें अगर डॉट लगी है तो मतलब स्विच ऑन है, मतलब सर्किट क्लोज है, ठीक है। अगर स्विच को ऑन कर देते तो क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तो सर्किट क्लोज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेगा। तो हमने जो ये याद रखना, ये जो सॉल्यूशन लिया है ना हमने, सॉल्यूशन देखो मैंने लिखा भी है, द सॉल्यूशन में बी मेड ऑफ, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन देते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो वो इजीली आयंस में ब्रेक हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन हम देते हैं। फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया, या फिर CuSO4। और याद रखना, हमें जब मेटल प्योरिफिकेशन करते हैं ना, अगर सिल्वर को प्योरीफाई करना है तो हम AgNO3 लेंगे। Ag मतलब सिल्वर ही तो होता है ना। और अगर कॉपर को प्योरीफाई करना है तो CuSO4 लेते हैं हम। AgNO3 किस में टूट जाता है, AgNO3 ये टूट जाता है Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तब। और ऐसे ही CuSO4 किस में टूट जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, एनोड का तो पता लग गया, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता है वो इलेक्ट्रोड होती है एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो कनेक्टेड होती है वो होती है कैथोड। तो लेकिन एनायन और कैटायन को कैसे, अच्छा जब ये सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं तब ये आप देखोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटने लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया कॉपर है, CuSO4 है तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में टूटने लग जाएगा। और यहाँ इन आयंस की, आयंस मतलब जिन पे पॉजिटिव या ऋणात्मक या धनात्मक चार्ज होता है। अब आप देखोगे टुवर्ड कैथोड, टुवर्ड कैथोड मतलब कैथोड की तरफ जो आयंस जाएंगे ना, एनोड से कैथोड की तरफ जो आयंस जाएंगे उनको बोलेंगे कैटायन। कैटायंस, कैटायंस कौन से आयन है, जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और एनोड की तरफ जो आयंस जाएंगे वो एनायन। टुवर्ड कैथोड कैटायन जाएंगे और एनोड की तरफ जाएंगे एनायन।
फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ऐसे ही फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा एक बात का आपको पता ही होगा, बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हो गए, वो रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। सेम केस होता है मैग्नेट के केस में भी, सेम होता है। जैसे लाइक पोल्स, लाइक पोल मतलब एक जैसे जो पोल हो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल के पास लाया जाता है, उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं, तो ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में धकेलेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे। और सेकंड केस क्या आता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेट के केस में क्या होता है, अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाएंगे ना मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। यही केस इसमें भी लागू होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। कैसे, आप यहां देख रहे हो, जो ये एनोड है मैंने पतली बना रखी है, इसका भी क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने सॉल्यूशन को देखा कि CuSO4 ये दोनों टूट गए, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। जो ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव है एनोड, इसकी तरफ नेगेटिव आयन जाएगा। तो यहां आप इजीली बता सकते हो कि एनायन कौन सा है, एनायन जो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ क्या जा रहा है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फेट, सल्फेट आयन जो है SO4 2 नेगेटिव, वो एनायन है क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहा है। ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या है, कैटायन है क्योंकि वो कैथोड के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर और ये एनोड नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, एक ये आप देख रहे हो कि एनोड पतली क्यों है और कैथोड मोटी क्यों है। इसका रीजन ये है कि जो एनोड है, जब मेटल प्योरिफिकेशन करते हैं ना, ड्यूरिंग मेटल प्योरिफिकेशन, मैंने क्या बताया कि जो कैटायन है जो कैथोड की तरफ जाते हैं, कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, मतलब इसमें भी कैटायन होंगे। ये Cu2 पॉजिटिव कैथोड में जाके मिल जाएंगे, मतलब जो Cu2 पॉजिटिव है ये कैथोड से मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर मेटल से कौन सा बना होता है, प्योर मेटल से कौन सी इलेक्ट्रोड बनी होती है, प्योर मेटल इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, कैथोड। क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कॉपर किस में लग रहा है, कैथोड में जाके मिल रहा है, ठीक है। और इम्प्योर मेटल कौन सा होता है, इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, एनोड, ठीक है। यहां से जितना भी कॉपर है ना, ये कॉपर पहले सॉल्यूशन में आएगा फिर कैथोड में चला जाएगा, इसलिए ये पतली होती चली जाती है एनोड, इसलिए इसको मैंने पतला बनाया है। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए आगे हम देखते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज ने 2 लॉज दिए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
इससे पहले एक बार ये 3 चीजें हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, एल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर। इसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या है, इंसुलेटर है या कंडक्टिंग मटेरियल है। तो याद रखना ये एक इंसुलेटर है। ऐसे ही एल्कोहल क्या है, इंसुलेटर या कंडक्टिंग मटेरियल। तो याद रखना ये भी एक, एल्कोहल भी इंसुलेटर है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। और ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो घरों में जो पानी होता है, जो डेली यूज वाटर होता है, वो कंडक्टिंग होता है या नॉन कंडक्टिंग, मतलब इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है। तो याद रखना जो डेली यूज वाटर होता है ना, वो कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स वगैरह ऐड होते हैं। लेकिन जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होते हैं ना, H2O, वो कंडक्ट नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर समझते हो ना, जो वाटर इवेपोरेट होता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। ये भी इंसुलेटर होता है। तो चलिए अब हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे आते हैं। उससे पहले एक बेसिक टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको जेड से डिनोट करते हैं, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड जो है वो है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी के इक्वल, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। अभी क्वांटिटी ऑफ आयन एक सॉल्यूशन में से अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितनी क्वांटिटी ऑफ आयन फ्लो करेंगे, वो किस किस पे डिपेंड करेंगे। तो याद रखना एम डिपेंड करेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ आयन, कितने आयन फ्लो करेंगे, वो डिपेंड करेंगे करंट और टाइम के, करंट और टाइम के डिपेंड करेंगे। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, जिस कांस्टेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां इक्वल का साइन लगा दीजिए। इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको m के इक्वल कर दीजिए, z इक्वल टू m। z इक्वल टू m कब होगा, जब z इज इक्वल टू m अपॉन IT। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ आयंस के इक्वल है, मतलब जितने आयंस फ्लो हो रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस उसके इक्वल है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कब, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 1 सेकंड के लिए। मतलब क्या किया हमने, z इज इक्वल टू m कर दिया, और जो करंट कितना ले लिया, 1 ले लिया, 1 एम्पियर, और टाइम भी कितना ले लिया, 1 सेकंड ले लिया। तो इससे क्या हो गया, z इज इक्वल टू m हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ आयंस के बराबर है जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान फ्लो हो रहे हैं, जो कितना टाइम, 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट दे रहे हैं फ्लो होने के दौरान। क्योंकि जो चार्जेस फ्लो होते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, चार्जेस के फ्लो होने की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। ठीक है, अभी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये जो हमने ये पढ़ा ना, m नंबर ऑफ आयंस क्या है, नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और टाइम है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, चार्ज के, क्योंकि IT जो है वही तो क्यों होता है। ठीक है, ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, हम 2 कंटेनर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, लेकिन डिफरेंट मटेरियल की। 2 कंडक्टर लेंगे, 2 कंटेनर लेंगे जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे लेकिन डिफरेंट मटेरियल की। लेकिन याद रखना एक कंडीशन रखेंगे, हम क्या करेंगे, सेम टाइम के लिए और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएंगे। कैसे, मतलब सेम कैपेसिटी की बैटरी कनेक्ट करके। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Z1 की, ऐसे ही M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 होगा, क्योंकि M इज इक्वल टू ZIT होता है ना,
तो M1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Z1, और तो ये रेशियो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये फैराडेज के दो लॉ हो गए हैं, दो नियम फैराडे के हमने पढ़ लिए हैं। ये दो बेसिक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इलेक्ट्रोलिसिस का सर्किट है जिसमें से करंट 3 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ है 0.00065 ग्राम पर कूलम्ब। टाइम कितना है? 30 मिनट है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आयंस जनरेटेड, मतलब कितने आयंस जनरेट होंगे। आयंस समझते हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं वो। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन पहले का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की आप यूनिट देख रहे होंगे, ग्राम पर कूलम्ब है, ठीक है। ये ग्राम पर कूलम्ब कैसे हुई? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, M इज इक्वल टू ZIT। IT क्या है यहाँ पे? Q, मतलब चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब। तो Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, ठीक है। तो Z क्या आ गया हमारे पास? मास। ये अमाउंट, ये क्वांटिटी ऑफ आयन हम किस में देख रहे हैं? ग्राम में, ठीक है। तो क्या आ गया? M अपॉन Z इज इक्वल टू M अपॉन IT, मतलब कि Q, ग्राम पर कूलम, इसलिए यहाँ पे ग्राम पर कूलम आया। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेई के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। M इज इक्वल, हमें फाइंड आउट क्या करना है? M ही तो फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। M इज इक्वल टू ZIT। ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितना आयन जनरेट होंगे वो फाइंड आउट करनी है। तो M इज इक्वल टू ZIT। Z कितना है? 0.00065। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए। तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 30 इंटू 60। इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उतना ग्राम, क्या हुआ? जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उतना ग्राम आयंस जनरेट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है जिस पर 1 ग्राम की लेयर चढ़ानी है। 1 ग्राम, ग्राम आ गया मतलब क्या आ गया? क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी मतलब M आ गया। M कितना है? 1 ग्राम। टाइम टेकर कितना है? कितने टाइम में चढ़ानी है? 60 मिनट में। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी काम आता है, इसकी एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी है। टाइम टेकन 60 मिनट। कितने टाइम में? 60 मिनट में, मतलब 3600 सेकंड हो गया। 60 गुणा 60। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी दे रखा है, Z की वैल्यू कितनी है? 0.00118 ग्राम और कूलम। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये भी सिंपल हो जाएगा। M इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा कुछ। अब कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना। जैसे कि हम देखते हैं गोल्ड की ज्वेलरी आती है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आती है, ऐसे सिल्वर प्लेटेड भी आती हैं। तो एक मेटल पर, और कई बार रस्ट से बचाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है।
जिंक आयरन के रोड के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोटाइपिंग। कभी आपने देखा होगा कि कुछ चमकीले अक्षरों में कई बार लिखा होता है, तो वो इलेक्ट्रोटाइपिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल प्योरिफिकेशन। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने एग्जांपल देके बताया भी था कि मेटल प्योरीफाई कैसे करते हैं। जो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता है, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन किसके होते हैं, मेटल के होते हैं। मेटल आके कैथोड पे लग जाता है, तो इसलिए मेटल किस पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। तो कैथोड को प्योर मेटल से बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, टाइम के साथ साथ मेटल डिपॉजिट होता जाता है, तो क्या होता है, कैथोड मोटा होता जाता है, ठीक है, मतलब हैवी होता जाता है। और सेकंड आता है एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे, मतलब जो पॉजिटिव आयन को ये रिपेल करेगा, तो ये मेटल को, मेटल आयंस मतलब मेटल के पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगा और किसकी तरफ भेज देगा, कैथोड की तरफ। तो एनोड जो इम्प्योर मेटल का होता है, इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है, एनोड। इसमें से जो प्योर मेटल है उसके आयंस, मतलब प्योर मेटल को ये रिपेल कर देगा और किसके पास, कैथोड के पास भेज देगा, ठीक है। तो एनोड क्या है, टाइम के साथ साथ पतला होता जाता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसके टर्मिनल्स फिक्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दोस्तों बैटरी एनालिसिस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होती हैं, जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे घरों में जो सेल बैटरी यूज होती हैं वो प्राइमरी सेल होती है, जैसे कि ओल्ड टॉर्चेज में यूज होती थी, गीजर में यूज होती हैं, घड़ियों में यूज होती हैं, वॉल क्लॉक में, वो प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। और सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल, जिनको चार्ज किया जा सकता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, कुछ अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, जिसको प्राइमरी सेल क्या है, जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, कांट बी चार्ज, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल को चार्ज किया जा सकता है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या है, जो प्राइमरी सेल है उनको आप घड़ी में डाल दो या टॉर्च में डाल दो, इंस्टेंट आउटपुट देगा। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है कुछ टाइम लगता है आउटपुट देने में, ठीक है। थर्ड क्या है, जो प्राइमरी सेल है लो वोल्टेज, कितनी वोल्ट का होता है प्राइमरी सेल, जो घरों में यूज होता है, जिंक जिंक कार्बन जो सेल होता है घरों में वो कितनी वोल्ट का होता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो ये लो वोल्ट और लो करंट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा करंट थोड़ी ना मारता है, जो प्राइमरी सेल होता है वो करंट नहीं मारता है। और जो सेकेंडरी सेल है वो हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। और जो प्राइमरी सेल हैं उनकी लाइफ भी स्मॉल होती है, कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाती हैं। और सेकेंडरी सेल है उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, सालों भर चलती है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं। और एक बात और याद रखना, जो सेकेंडरी सेल है वो हर सेल, एवरी सेल इज ऑफ 2.1 वोल्ट। एक चीज और इसमें नोट कर लो, व्हेन फुल्ली चार्ज, जब फुल चार्ज हो ना तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.1 वोल्ट होती है सेकेंडरी सेल की वैल्यू, ठीक है। सेकेंडरी सेल की वोल्टेज 2.1 वोल्ट होती है जब वो फुली चार्ज होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फुली डिस्चार्ज हो तब कितनी वोल्ट होती है, तब वैल्यू होती है इसकी 1.8 वोल्ट। तो ये सिर्फ कितना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, 0.3 वोल्ट ओनली, ठीक है। और कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, एल्कलाइन बैटरी, वोल्टेक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल और लिथियम बैटरी, ठीक है। एक होती है लिथियम बैटरी और एक होती है लिथियम आयन बैटरी। और सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स क्या हैं, लेड एसिड,
निकल कैडमियम, लिथियम आयन बैटरी। देखो ये ना, जो प्राइमरी सेल है बहुत सारे हैं, ठीक है, नाम याद करने में मुश्किल हो जाएंगे, तो आप क्या करो, याद रखने का तरीका है, सेकेंडरी सेल्स के जो एग्जांपल है उनको याद कर लीजिए। जैसे कि लेड एसिड बैटरी, इनको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लेड एसिड बैटरी जो है वो घरों में इन्वर्टर जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी लेड एसिड बैटरी ही होती है, ठीक है। ये क्या हो गई, इन्वर्टर बैटरी। नेक्स्ट क्या है, निकल कैडमियम सेल। इस निकल कैडमियम सेल भी आपने जरूर देखे हैं, जो कि आपने ये चार्जेबल ट्रिमर है ना, जो ट्रिमर जो होता है वो निकल कैडमियम से बनाता है। ट्रिमर की जो बैटरी होती है निकल कैडमियम से बनाती है। ट्रिमर बैटरी हो गई, या और भी बहुत से खिलौने में भी यूज होती है। और लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी तो बहुत कॉमन हो गई आज के टाइम में। कौन सी, जो मोबाइल में हमारे जो बैटरी होती है ना, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। मोबाइल में, मोबाइल फोन्स में लिथियम आयन बैटरी होती है। तो ये तीन आप याद रख लीजिए, सेकेंडरी सेल, बाकी सभी प्राइमरी सेल है। ओके, देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको निकल कैडमियम की बैटरी दिखाई है, जो कि मैंने ट्रिमर से निकाली थी। ये चार्ज हो सकती है, लेकिन देखने में क्या है, ये सिंपल सेल जैसी जैसी ही लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के साथ रिलेशन देखा गया है, कोई रेफरेंस मटेरियल है और कोई दिया गया मटेरियल है, ठीक है। कोई चीज दी गई है और कोई रेफरेंस लिया गया है। जैसे कि हम कोई वजन तोलते हैं, जैसे हम किसी चीज को तोल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास रेफरेंस हमने क्या ले रखा है, 1 किलो का बाट ले रखा है। तो 1 किलो का बाट रखते हैं और उसके ऊपर सामान रखते हैं। मान लिया वो 2 किलो का है, तो 1 किलो के बाट के कितने आए, दो 1-1 किलो के बाट यूज होंगे। तो उसकी स्पेसिफिक जो वजन देखते हैं, वजन स्पेसिफिक वजन कितना हो गया उसका, 2 हो गया, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे उसमें क्या आया था, सब्सटेंस का वजन कितना, 2 किलो था, ठीक है। और हमने डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, हमने क्या लिया था, रेफरेंस मटेरियल 1 किलो का बाट, ठीक है। मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, हमने क्या लिया, सब्सटेंस का वजन देखा और रेफरेंस मटेरियल मतलब कि 1 किलो का बाट, 1 किलो वजन देखा, तो हमारे पास 2 आया था, ठीक है, 2। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देख रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है जिसको। तो याद रखना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गिवन रेफरेंस मटेरियल। इसकी यूनिट क्या होंगी, जैसे कि हमने क्या देखा, ये डेंसिटी है, ठीक है, और नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट क्या होंगी, नो यूनिट, इट डजंट हैव एनी यूनिट, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है, मात्रा की इसका कोई कुछ नहीं होगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है अब तक और जो भी बोर्ड पे लिखा है वो एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। और किसी भी कंटेंट में आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में जरूर पूछना। नेक्स्ट हमारा है, जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको मेजर कैसे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या टेकोमीटर से। तो याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी को हाइड्रोमीटर, हाइड्रो, ये पानी वाला हाइड्रो होता है ना, उससे मेजर किया जाता है इसको। ये एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन जरूर दिए जाते हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के बारे में भी जान लेते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये वाटर वेपर एयर में कितने हैं वो फाइंड आउट करने के काम आता है। हाइग्रोमीटर, जो जल वाष्प होती है ना हवा में, जो एनवायरनमेंट में जो जल वाष्प होती है उसको
पता करते हैं कि कितनी है, वो हाइग्रोमीटर से फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, टेकोमीटर। टेकोमीटर से हम आरपीएम फाइंड आउट करते हैं किसी मशीन की, कोई रोटेटिंग मशीन है उसके आरपीएम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी स्पीड से वो घूम रही है। और कुछ वैल्यूज हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकती हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर फुल्ली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था ना हमने, इसमें 2 इलेक्ट्रोड थी, अगर ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी फॉर फुल्ली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, तो याद रखना 1.21। अलग अलग किताबों में और अलग अलग एग्जामिनेशन में ये 1.21 से लेकर 1.27 तक इसकी वैल्यू दी होती है। तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.21 आप याद रख लो। 1.2 की रेंज में जो भी हो वो फुल्ली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट होता है फुल्ली डिस्चार्ज। अगर फुल्ली चार्ज हो तो 1.21 है, ठीक है। अगर फुल्ली डिस्चार्ज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, तो 1.11 से लेकर 1.17 तक, ठीक है। तो आप याद रख लो 1.11 और 1.21। 1.21 तो फुल्ली चार्ज के लिए और 1.11 फुल्ली डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये वैल्यूज भी जरूर याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था इससे पहले कि हर सेल कितने वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, तो 2.1 वोल्ट के लिए। हर सेल फुल चार्ज होने के बाद कितने वोल्ट का होता है, 2.1 वोल्ट का होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, लेड एसिड बैटरी। ये एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन एक एग्जाम से ही, एग्जाम पेपर से ही ये मैंने नोट डाउन किया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेड एसिड बैटरी शुड नॉट बी डिस्चार्ज बियॉन्ड। मतलब अगर फुली चार्ज है तो उसकी वोल्टेज कितनी वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, 2.1 वोल्ट के लिए। अगर इसको फुली डिस्चार्ज कर दे तो कितनी वोल्टेज हो जाएगी, तो याद रखना 1.8 वोल्ट। इससे कम हम किसी भी सेल को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, 1.8 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज रखते ही हैं। और मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया था कितना बनेगा, 0.3 वोल्ट। 2.1 और 1.8 का डिफरेंस 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज मेजर्ड इन। ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि बैटरी की कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है, तो याद रखना एम्पियर आवर में। बैटरी आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, कितने आजकल 6000 एम्पियर मिली एम्पियर आवर बैटरी की। मोबाइल की बैटरी तो छोटी होती है तो मिली एम्पियर आवर में होती है, ठीक है। लेकिन जो घरों में जो बैटरी होती है तो 150 एम्पियर आवर में होती है, 150 भी होती है, 250 भी होती है, 180 भी होती है, 180 एम्पियर आवर भी होती है। लेकिन बैटरी जो मोबाइल की होती है वो कितनी होती है, मिली में होती है, ठीक है। तो बैटरी की एफिशिएंसी इससे रिलेटेड तो अभी एएलएम का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं बता देता हूं, मेरा एएलएम में 80 प्लस स्कोर बना है, ठीक है। एएलएम में मेरा कितना स्कोर है आपको बता देता हूं, 80 प्लस क्वेश्चन मेरे ठीक है। एटी प्लस क्वेश्चन करेक्ट है मेरे, ठीक है। बैटरी की एफिशिएंसी, बैटरी की एफिशिएंसी, बैटरी की कैपेसिटी किस में होती है, एम्पियर आवर में। तो बैटरी की एफिशिएंसी भी किस में मेजर करते हैं, एम्पियर आवर। इसको एम्पियर आवर एफिशिएंसी बोला जाता है। मतलब डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर, डिस्चार्ज होगा तो कितनी एम्पियर आवर देगा और चार्ज होगा तो कितने एम्पियर आवर देगा। एम्पियर आवर मतलब एम्पियर घंटे, डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर अपॉन चार्जिंग एम्पियर आवर, ठीक है। तो बैटरी की एफिशिएंसी एग्जाम में ऑप्शन भी यही दे रखा था जो करेक्ट था, शायद 95 दिया हुआ था। तो बैटरी की एफिशिएंसी देखो कितनी ज्यादा होती है, 95 होती है, 90 से 95 होती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी। एक और एफिशिएंसी कंसीडर की जाती है बैटरी केस में, वाट आवर एफिशिएंसी, जो कि हम कैसे मेजर करते हैं, एम्पियर आवर एफिशिएंसी गुणा
एवरेज डिस्चार्ज वोल्टेज अपॉन एवरेज चार्जिंग वोल्टेज। तो ये दोनों फॉर्मूले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। डायरेक्ट इनसे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब फर्दर हम कुछ बेसिक वन लाइनर कंसेप्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या होती है, डिस्चार्जिंग एम्पियर आर अपॉन चार्जिंग एम्पियर आर, और जो कितनी होती है 90 से 95% होती है। और सेकंड क्या है, वाट आवर एफिशिएंसी, जो कि क्या होती है एम्पियर आर एफिशिएंसी इनटू में डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपॉन चार्जिंग वोल्टेज। यहाँ भी ऊपर डिस्चार्जिंग आएगा याद रखना, और नीचे चार्जिंग आएगा, ठीक है, जो कि होती है 80 से 85%। एम्पियर आवर तो कितनी होगी 90 से 95, और वाट आवर होगी 80 से 85%, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है वो ज्यादा है किससे, वाट आवर एफिशिएंसी से। करंट और समय टाइम, करंट टाइम जो एफिशिएंसी है वो पावर टाइम एफिशिएंसी से ज्यादा है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं, अगर चार्ज कंडीशन है या डिस्चार्ज कंडीशन है। चार्ज कंडीशन में पॉजिटिव टर्मिनल को ब्राउन से, पॉजिटिव मतलब रेड, जैसे लाइव वायर को रेड से जनरली हम डिनोट करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल ब्राउन हो गया, ठीक है, रेड जैसा ही हो गया अभी, और नेगेटिव टर्मिनल ग्रे। और अगर डिस्चार्ज कंडीशन है तो दोनों टर्मिनल व्हाइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखोगे तो ठीक है, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो देखते हैं बैटरी क्या होता है। ये तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है बैटरी का। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सेल्स। नेक्स्ट एक वोल्टा सेल होता है जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन तो होती है, मतलब रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी होती है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेना, और इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। वोल्टा सेल जो कि गैल्वेनिक सेल है, इसमें याद रखना नेगेटिव टर्मिनल क्या है, जिंक होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल कॉपर होगा, ये याद रखना सिर्फ, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और एक होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल, ये वोल्टा सेल, ड्राई सेल, ये क्या है प्राइमरी सेल है, क्योंकि हमने सेकेंडरी सेल तो 3 पढ़े थे, कौन कौन से, लिथियम आयन और निकल कैडमियम, और तीसरा क्या था लेड एसिड, ठीक है। ये 3 ही याद रखना, बाकी जितने बच गए वो सारे क्या है प्राइमरी सेल है। वोल्टा सेल का नेगेटिव टर्मिनल जिंक और पॉजिटिव कॉपर। ऐसे ही एक ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इसका भी जिंक है, वोल्टा का भी और ड्राई सेल का भी, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल क्या है जिंक है, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या है ड्राई सेल का ग्रेफाइट होगा, ये याद रखना, लेकिन वोल्टा सेल का कॉपर होगा, ठीक है। अब एनोड और कैथोड की डेफिनेशन हमसे छूट गई थी। एनोड एक्चुअल में होता क्या है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग मतलब जो रिड्यूस कर दे, खुद रिड्यूस नहीं हो, दूसरे को रिड्यूस कर दे वो इलेक्ट्रोड, और खुद क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। टू एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन देता है बाहरी सर्किट में, बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनोड क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और खुद क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे ही कैथोड क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, मतलब
ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब खुद दूसरे से इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, दूसरे से दूसरी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और खुद क्या होगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, मैंने बता दी, ठीक है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमने बैटरी को पढ़ा क्यों। सबसे पहले तो बात है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा जेईई के एग्जाम में, क्योंकि ये हमारे बैटरीज है ना, हमारे जो सब स्टेशन हो गया उसमें भी यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है ना, जितने भी रिले हो गए, सर्किट रिलेज ही होती है मोस्टली, जो कि ऑपरेट किसके थ्रू करती हैं, बैटरी के थ्रू करेंगे। मान लिया कि शटडाउन चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड है, सडनली अगर कनेक्ट करने के बाद फॉल्ट करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट करंट आ गया, वेरी हैवी करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्कनेक्टेड थी, तो हमारा जो सेफ्टी सिस्टम है वो भी बंद होगा, तो क्या होगा, फॉल्ट सिस्टम सब कुछ खराब कर देगा। तो इसलिए अगर हमारा बैटरी ऑपरेटेड सेफ्टी सिस्टम है तो हमारे इक्विपमेंट्स, जो सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, एलए हो गया, ये कॉस्टली इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगे और हम लॉस में जाने से बच जाएंगे। इसलिए हम बैटरी को स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और आपको कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बैटरी एंड एनालिसिस में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 अगर सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R की वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाएगी, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, R1 और R2 अगर पैरेलल में है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर इनकी वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टोटल लिख लेते हैं इसको, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाय 2, मतलब जितनी रेजिस्टेंस है उतना डिवाइड हो जाएगा उतने से। ये दो है ना रेजिस्टेंस, 2 टर्म्स है या 2 ब्रांचेज है, सही बोल सकते हैं हम, 2 टर्म्स है तो डिवाइड में 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सीरीज में अगर इनकी वैल्यू सेम है तो कितना हो जाएगा, आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर टी हो जाएगा 2R हो जाएगा। ये 2 क्या क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट हम इसमें भी यूज करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। अभी देखिए, हम यहां देख पा रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है या एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ को बोलते हैं एक सेल का ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है इसकी, ई, और ये आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कोई भी सेल, ये परफेक्ट कोई भी कंडीशन नहीं होती, आइडियल कंडीशन में कोई चीज नहीं होती एक्चुअल में, ठीक है, वो हम अज्यूम करते हैं, तो इसलिए आइडियल ना मानकर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना लिया, आर। तो इसी के ही इक्वल वैल्यू के सेल हमने एन सेल्स लिए हैं,
मतलब 1 2 3 4 टोटल n सेल्स लिए हैं हमने, जो कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, या और कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, वो हमने कनेक्ट कर दिया। और सेकंड क्या, चलिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ही स्टडी करते हैं हम। तो हमने क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हुआ था, अगर 2 नंबर ऑफ रजिस्टर 3 नंबर ऑफ रजिस्टर है तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा ना, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू, इसमें हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू कितनी होगी, हमें सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितना होता है, V अपॉन R होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ V कितना हो जाएगा, कितनी है टोटल बैटरीज, N है बैटरीज, तो कितना हो जाएगा V की वैल्यू NE, और R कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल, एक रेजिस्टेंस R तो कनेक्टेड है ही सर्किट में, और बाकी कितने हैं, बाकी N रजिस्टर्स और सीरीज में है। सीरीज में है तो कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जितने सीरीज में है उतना, तो ये हो जाएगी करंट की वैल्यू। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज में सेल्स का या बैटरी का कनेक्शन किया जाता है तो वो क्या इंक्रीज करता है, मतलब किस वैल्यू को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीमेंट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, सेल का सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऑफ सेल्स। डन। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में हमने क्या देखा था, आर टी कितना हो जाता था, आर बाय जितने नंबर ऑफ सेल है आर बाय एन हो जाता था। तो अभी इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, यहां याद रखना हमने ईएमएफ का सेल लिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सभी सेल्स ईएमएफ के लिए हैं, इक्वल रेटिंग के सेल लिए हमने सभी, ठीक है। तो इस केस में करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, इसमें याद रखना I इज इक्वल टू V अपन R तो सेम हो जाएगा, V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, E ही रहेगी, V की वैल्यू E रहेगी यहाँ पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो सिंगल सेल की होती है ना वही वोल्टेज रहती है, वोल्टेज रहेगी E अपॉन में R तो एज इट इज है ही, ये तो कनेक्ट है ही अलग से, ठीक है, प्लस और रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, R बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, हमने क्या लिए यहाँ पे M नंबर ऑफ ब्रांचेस लिए हैं, M नंबर ऑफ ब्रांचेस लिए हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाय N, तो I की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, E अपॉन में R प्लस स्मॉल r बाय N, ठीक है। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इक्विवेलेंट R है, इन दोनों को कंपेयर करें, अगर RT इसका और RT इसका, इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू कम है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये n जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन में है और ये n जो टर्म है डिवाइड कर रही है R को, तो करंट की वैल्यू ये कम है तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहां करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और यहां क्या हो रहा था, E की वैल्यू ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है, करंट की वैल्यू, करंट की रेटिंग बढ़ानी हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम सेल्स को, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किस लिए काम आता है, करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ है। अभी हम आते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में भी कनेक्ट कर दिया हो, हम एज इट इज इसको उठाते हैं, एक ब्रांच को उठाते हैं और यहां कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही m नंबर ऑफ ब्रांचेस, यहां m टर्म ली थी इसलिए मैंने यहां भी m नंबर ऑफ ब्रांचेस ले ली है, m नंबर ऑफ ब्रांचेस को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस केस में करंट की वैल्यू कितनी होगी वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं।
आई इज इक्वल टू सेम रखो, बी अपॉन आर, आर टी यहाँ पे आर टोटल ले लिया है, उससे डिनोट कर दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एन टर्म सीरीज में है, ठीक है, सब जगह एन टर्म सी सीरीज में है, यहाँ भी एन टर्म सीरीज में है, ठीक है। तो टोटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पैरेलल में तो क्या रहता है, सेम रहता है, और सीरीज में क्या होता है, जितनी टर्म सीरीज में होती है उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है ई की वैल्यू, ठीक है, लेकिन पैरेलल में सेम रहता है। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू ई, ठीक है। अभी आर तो एज इट इज आएगा ही, और जो ये स्मॉल आर है इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना हमें। देखो एन टर्म्स तो सीरीज में है तो एन आर आ जाएगा, और पैरेलल में कितना है, पैरेलल वाला डिवाइड हो रहा था, तो यहां देखो डिवाइड बाय एम आएगा ना, पैरेलल में क्या लिया हमने, एम टर्म्स लिए, एम डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई इस केस में आई की वैल्यू। तो दोस्तों ये हमारा बैटरी एंड एनालिसिस कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं जरूर वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।